मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर अगस्त का महीना अब तक का सबसे सूखा अगस्त के तरीके से बताया जा रहा है। आने वाले जो 8-10 दिन है वो कैसे रह सकते हैं, अगस्त का महीना कैसे बंद हो सकता है बारिश के लिहाज से, उस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे ग्वार की, जहां पर बारिश की मार कुछ ज्यादा ही पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सारे के सारे जो बुआई वाले इलाके हैं, चाहे वो गुजरात है या राजस्थान है, यहां पर बारिश कम है। किस तरह से रह सकती है फसल, इसका करेंगे मुआयना। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी पर, जहां पर मुनाफा वसूली कुछ और गहराती हुई नजर आई है। 1890 के नीचे के स्तर अब यहां पर सोने में, क्या ये खरीदने के मौके हैं, बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, स्काईमेट के मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा। साथ ही जोड़ेंगे एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा को, और गुआर किसान अजीत सिंह भास्कर बिलासर से भी करेंगे बात। और ब्रेक के बाद जोड़ेंगे एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी से, उनसे जानेंगे कि आगे एक्सचेंज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहां पर क्या हैं। लेकिन शुरुआत यहां पर मॉनसून के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर आंकड़े काफी वीक होते हुए देखे हैं हमने। बारिश की जहां तक बात है, आपको याद दिला दें कि जून का महीना 10% डेफिशिएंट था, जुलाई के महीने में 15% एक्सेस, यानी कि ज्यादा बारिश होते हुए हमने देखी। और अगस्त के जो अब तक यहां पर हाल हैं, 40% की डेफिशिएंसी के साथ बारिश है। और जो कुछ भी बहुत बारिश हो रही है वो सिर्फ 2-3 राज्यों में है, बाकी राज्यों में यहां पर काफी बुरी हालत है। जिस तरह से आईएमडी ने भी हमें बताया कि चाहे वो गुजरात है, राजस्थान के ज्यादातर हिस्से हैं, फिर चाहे वो कर्नाटका है, केरला में यहां पर ड्राउट की सिचुएशन बनी हुई है, तो काफी सारे राज्यों में चिंताएं हैं। महाराष्ट्र को भी इसमें जोड़ लीजिए तो कंसर्न्स यहां पर बनी हुई हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी हैं। पुखराज जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की राजस्थान की स्थिति है एज ऑफ नाउ, फिर चाहे वो मूंग है, नरमा है, गुआर है, सभी जगह थोड़ी थोड़ी चिंताएं। देखिए मनीषा जी, 1901 के बाद में ये पहला अगस्त है जब इतनी कम बारिश हुई है। और सावन का महीना चूंकि बिजाई का होता है और अगस्त का महीना उस फसल के पकने की तरफ, फसल के बढ़ने की तरफ होता है, तो इस तरह का अगस्त पूरे के पूरे 20 दिन सूखे निकल गए। ये फसलों को पूरी तरह से खराब कर रहा है ये मौसम। और दक्षिणी जो हवाएं चल रही है वो भी फसल को खराब कर रही है। तो कुल मिलाकर हम खेतों में यदि जाकर देखते हैं तो स्थिति नाजुक से नाजुक है। यदि 3-4-5 दिन में बरसात आ जाती है तो 35 से 40% फसल हाथ आ जाएगी। और यदि 4-5 दिन बरसात नहीं आती है तो उसके बाद में भगवान ही मालिक है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा पश्चिमी राजस्थान जो लगभग सूखा रहता है हमेशा, इस बार बहुत अच्छी बारिशें हुई, बहुत अच्छी बिजाई हुई। पर ये जो अब का समय गया है, ये समय इतना खतरनाक है कि इसके अंदर कुछ जगह तो ऐसी स्थिति भी हो जाएगी कि जो बिजाई की है उतना ग्वार भी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये संशय बना हुआ है। तो स्थिति कुल मिलाकर नाजुक है। और ऐसा ही मोठ के अंदर है, मोठ की भी बहुत खराब स्थिति है। तो बारिश न होने से चाहे मोठ हो, चाहे नरमा हो, कपास हो, मूंग हो, सभी खेती पे असर पड़ता है, किसी पे कम और किसी पे ज्यादा। हाँ, जो सिंचित एरिया की फसल है उसको कुछ हद तक बचाया जा सकता है, पानी देकर, पानी पीछे से उपलब्ध होता रहता है तो बिजाई सिंचाई से बचाया जा सकता है। पर वो बात तब भी नहीं रहेगी कि जो हमेशा इल्ड आती है वैसी इल्ड नहीं आ पाएगी। तो हर खेती पर इसका असर पड़ा है। हाँ, जो बरानी असिंचित एरिया है उस पे इसका ज्यादा असर पड़ा है। और भविष्य में भी यदि 4-5 दिन में बरसात नहीं होती है तो और ज्यादा असर देखने को मिलेगा मनसा जी। यही जो दुविधा है वो दूर करने की कोशिश भी करते हैं मिस्टर शर्मा। जिस तरह से पुखराज जी ने अभी बताया कि जो स्थिति अब तक बनी हुई है वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंडेंट है कि अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में बारिश राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज में होती है या नहीं। आपसे पहले भी बात हो रही थी और आप हमें बता रहे थे कि मुश्किल है ये एरियाज में, यहाँ पर जो डिफिशिएंट स्थिति है वो आगे बरकरार रह सकती है। आप कैसे देखते हैं आने वाला हफ्ता 10 दिन अब राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों के लिए? मनीषा जी, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मैं कहूंगा ना। हालांकि ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्थितियां ही ऐसी बनी हुई हैं। कोई आश्वासन देने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हाँ आ सकती है। और मैं कहूंगा कि बहुत ही स्थिति इन क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जिसका आपने जिक्र किया, चाहे राजस्थान का या गुजरात का, स्थिति बिल्कुल खराब से और खराब होती जा रही है। वर्षा नहीं होगी। हालांकि पिछले 2 दिन में, जैसे मैंने कहा, कुछ क्षेत्रों में हल्की या कुछ मॉडरेट वर्षा जरूर हुई और पश्चिमी राजस्थान में तो नहीं बिल्कुल हुई और ना ही होनी है। और अब इसके बाद से, आज के बाद से बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्षा संभावित नहीं है। एक बार फिर
मानसून जो 2-3-4 दिन के लिए जिसमें कुछ सुधार आया था उसकी चाल में, बिल्कुल पहले वाली स्थिति इसमें चला जाएगा, जिसमें कि मानसून ट्रफ एक बार फिर से फुटहिल्स में, पहाड़ी क्षेत्रों के निकट फुटहिल्स में चली जाएगी और वर्षा नहीं रहेगी और वर्षा कम हो जाएगी। लगभग 35%, 36% की कमी अभी है अगस्त में। मुझे तो लगता है अगस्त खत्म होने तक ये लगभग 40% तक भी जा सकती है। तो राजस्थान का कोई मैं ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहूंगा, वहां वर्षा संभावित नहीं है। जी आगे है मेरे यहाँ भी ऐसा। शर्मा, वर्षा संभावित नहीं है जैसे आपने कहा राजस्थान में, स्पेशली वेस्ट राजस्थान में, तो ये अगस्त की बात है और सितंबर में तो हम विड्रॉल ऑफ मॉनसून भी देखते हैं। तो क्या स्थिति रह सकती है फिर राज्य की आगे जाकर? एल नीनो का इम्पैक्ट देखिए, मैं तो कहूंगा सितंबर भी सेफ नहीं है। पहले भी ऐसा ही अंदाज हमने लगाया था कि अगस्त सितंबर में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिले था। हमने अपनी फोरकास्ट में अगर सबसे कम रेनफॉल दिया था वो सितंबर में दिया था, और मुझे लगता है कि अगस्त तो खराब बिल्कुल सामने दिख रहा है। उसके बाद सितंबर आने के में भी, सितंबर के महीने में भी स्थिति मुझे चिंताजनक ही लग रही है। ओके, तो बारिश को लेकर स्थिति तो चिंताजनक बनी हुई है और इसका एक असर ग्वार पर भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पुखराज जी हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। पुखराज जी, इनफैक्ट जुलाई में जैसे मनीषा जी ने भी कहा, हमने जो एरिया अंडर सोइंग थी ग्वार की वो बढ़ते हुए देखी थी बाय 15 to 20%, लेकिन अब कम बारिश की वजह से सोइंग घटी है। किस तरीके के नंबर ओवरऑल रह सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये फैक्टर? देखिए, जो बिजाई हुई थी वो तो बहुत पर्याप्त थी और सरप्लस फसल आने की उम्मीद थी, पर ये जो मौसम खिंच गया और जो मौसम नहीं आएगा, यदि 10 दिन बरसात नहीं आती है तो आप ये समझिए जो बरानी फसल है गवार, उसके अंदर 70 से 80% का नुकसान हो जाएगा। अमेजिंग, मतलब इतना बड़ा नुकसान बताने से भी मैं डर रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं इतना नुकसान बता दूंगा तो लोगों की भावनाएं क्या होगी। मैं कल एक खेत में गया था, 200 बीघा बरानी खेती थी ग्वार की। तो वहां पे मैंने जैसे ही किसान से पूछा कि तुम्हारी फसल के क्या हाल है, तो रोने लग गया। वो कहा 4-5 दिन में बरसात नहीं आएगी। तो मैंने जो बिजाई की है 7 किलो बीघा की, 6 किलो बीघा ग्वार की, वो भी मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि जिसे हम अभी कहें तो ये ठीक नहीं लगता, मन में बेचैनी महसूस होती है। कृषि का ऐसा हाल पिछले लंबे समय में हमने नहीं देखा जो इस साल अगस्त में हो रहा है और जैसा हुआ है। जी। अजीत सिंह जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अजीत जी नमस्कार। और जिस तरह से आपने भी अगर सुना, जैसे शर्मा जी ने स्काईमेट से बताया, पुखराज जी भी कह रहे हैं कि चिंताएं हैं, आप कैसे देखते हैं? आप ग्वार की खेती में बहुत ही लंबे समय से हैं, जिस तरह की स्थिति पहली बार अगस्त के महीने में अब बनती हुई नजर आई है, क्या असर पड़ सकता है इसका? सर मैडम क्या बताएं, फसल का तो बीजान हुआ उस वक्त तो बहुत खुश हो रहे थे किसान और खूब अच्छी बरसातें हुई, लेकिन इस महीने में बरसात न होने से सारी मायूसी छाई हुई है सभी के। और अगर बरसात नहीं हुई तो बिजाई का ग्वार भी लोगों के होना मुश्किल है। ऐसी हालत हो रही है, क्या बताएं क्या नहीं बताएं। खेती में तो ग्वार, सारी फसलें बगैर बरसात के तो कुछ नहीं होना है, और ग्वार, मोट है, बाजरी है, मूंग है, सभी फसलों पे असर होगा ही इसका। तो बरसात अगर 10 दिन में नहीं हुई तो फिर ये फसलें जल जला जाएगी। अभी तक तो खड़ी है बरसात के इंतजार में। अगर 5-7 रोज में बरसात हो जाती है तो फसल 50, 60, 70% लोगों के होने के आसार हैं। लेकिन अगर 10 दिन बरसात नहीं हुई तो खेतों में जाने का ही काम नहीं रहेगा, ऐसी हालत होगी। जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि बारिश नहीं होने वाली है, एक प्लान बी यहाँ पर सोच लेना चाहिए, तो एज अ किसान क्या देखेंगे फिर आप? अगर कहा जाए कि अगले हफ्ता 10 दिन बारिश नहीं होने वाली है तो क्या करना चाहिए अब किसानों को? क्या करेगा किसान? किसान करने को क्या है? मायूसी के अलावा क्या है? किसान के पास कुछ नहीं है, क्या कर सकता है किसान? कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई है तो उम्मीद है कि भाई इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, वरना तो क्या है, कुछ नहीं होना है। बिजाई के पैसे लगे, बीज के लग गए, बिजाई का लगता है। कई लोग खेत भी ठेके पे लेके और काश्त करते हैं तो उनका तो बुरा ही हाल होगा बेचारों का, बुरी हालत है, क्या बताएं।
इनफैक्ट पुखराज जी जिस मायूसी की बात कर रहे हैं वो मायूसी यहाँ पर साफ तौर से दिख रही है, जो जैसा अजीत जी ने भी कहा कि अगर बारिश हो गई तो 60-70% फसल हो सकती है और अगर नहीं हुई तो स्थिति काफी खराब है। अच्छा, कुणाल का भी क्विकली एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना सभी एक्सपर्ट्स का। स्थिति तो चिंताजनक है ग्वार को लेकर, प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं वो भी हमने देखा है। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन और प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है? Okay, so supply side scenario is pointing towards तेजी। सप्लाई ये साल कम रहने वाली है, जो हिसाब से हमने सभी से व्यू बनते हुआ, तो सप्लाई साइड की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जो दूसरा एस्पेक्ट है डिमांड साइड से, सो मुझे लग रहा है कि यूएस की ओर से आने वाले 2-3 महीने बाद भी डिमांड कूल ऑफ होने वाली है, क्योंकि यूएस में बहुत सारे जो शेल ऑयल के जो बेसिन्स है वो पीक होते जा रहे हैं। सो यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन नीचे आने वाला है। सो ये 1-1.5 महीना सप्लाई साइड से तेजी बनी रहेगी, बट डिमांड साइड से ज्यादा, यूएस डिमांड साइड से ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं आने वाला है। सप्लाई साइड का फसल असर तो हमने वामों पे आता हुआ देखा है, लेकिन मांग को लेकर आपको क्या लगता है? पुखराज जी, डिमांड को लेकर आप कैसे देखते हैं बाजार? देखिए मनीषा जी, जैसे पूरा साल पिछला तो अभी जो साल गया है इस फसल का, वो नॉर्मल डिमांड रही है, जो हमेशा डिमांड रहती है 20 से 25,000 26,000 टन मंथली की, वही डिमांड आज भी कायम है। ये सामान्य डिमांड है, न तो ये सामान्य से कम है न ये सामान्य से ज्यादा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी यही डिमांड रहेगी। जो पहले हम सोचते थे आज से 1 साल 1.5 साल पहले कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी नहीं और डिमांड घटी भी नहीं, सामान्य डिमांड है। और सामान्य डिमांड में भी यदि ये स्थिति जो बनी हुई है अभी ये रहती है, तो फिर इसके अंदर मंदी की कोई बात नहीं है। डिमांड सिर्फ सामान्य चाहिए, सामान्य से कम नहीं होनी चाहिए, भले सामान्य से ज्यादा ना हो। जी मनीषा जी। तो डिमांड सामान्य बनी रहेगी, भाव बढ़ सकते हैं सप्लाई साइड पर क्योंकि दिक्कत फिलहाल नजर आ रही है। और जैसे बातचीत हुई पूरी, बारिश को लेकर तो चिंता बनी हुई है। ओवरऑल अगस्त में 40% तक डेफिशिएंट रेनफॉल रह सकती है। चलिए, शुक्रिया जीपी शर्मा जी, अजीत जी और पुखराज जी आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कुणाल शाह तो हमारे साथ बने हुए हैं ही। M6 पर भी बातचीत करेंगे, जहां पर M6 का जो टर्नओवर है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषि नथानी होंगे, चीफ बिजनेस ऑफिसर। ऋषि नथानी है। ऋषि, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जितने भी नंबर्स देखे जाएं, चाहे वो ओवरऑल टर्नओवर है, ऑयल ऑप्शंस है, ओवरऑल ऑप्शंस के नंबर्स हैं, सभी कुछ यहाँ पर ऑल टाइम हाईज पे है। आपसे एक तो नंबर की समरी जरूर मांगेंगे, और दूसरा आपको क्या लगता है व्हाट वर्कड इन फेवर? धन्यवाद मनीषा। एक्चुअली क्या है कि ये जो ब्रेकअप है, पहले आपको ब्रेकअप दे दूं। ओवरऑल पिछले हफ्ते हमारे ऑल टाइम हाई टर्नओवर हुआ 1,81,000 करोड़ का 16 अगस्त को, और ऑप्शंस में भी 1,65,000 करोड़ का लगभग टर्नओवर हुआ, जिसमें से और एफपीआई का भी जो क्यूमुलेटिव टर्नओवर है अभी तक 1,56,000 करोड़ का हो चुका है। तो एफपीआई के भी टर्नओवर हम रोज बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या इसका सक्सेस है या क्या कारण है, तो ये ओवरऑल पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहा है हर मार्केट पार्टिसिपेंट से, चाहे वो हेजर हो, चाहे रिटेल हो, चाहे एफपीआई हो। हर तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग और इस मार्केट से जुड़ रहे हैं, कमोडिटीज के बारे में और अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग और इसमें अपना पोजीशन बना रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके अच्छा ऋषि, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ क्योंकि इन्वेस्टर्स का रुझान काफी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, जो ऑप्शंस के ऑप्शन प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो टोटल कितना रहा है, गोल्ड का कितना रहा है, और जो स्पेशली जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं अब तो कुछ काफी महीने हो चुके हैं, वहां पर पार्टिसिपेशन कैसा रहा है? देखिए, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। अगर लार्ज के बाबत देखें तो 10 से 30% पार्टिसिपेशन है मिनी में, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है, और ऑप्शंस ऑफ कोर्स काफी बढ़ रहे हैं। ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान और बढ़ रहा है, और ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो फ्यूचर थोड़ा सा हल्का सा स्टैग्नेंट की तरफ है, बट ऑप्शंस में काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस शायद ऋषि, लेकिन अगर यहाँ से सीटीटी निकाल दें तो आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ फिर से देखने को मिलेगी? क्या आपको लगता है एज एन एक्सचेंज आप यहाँ से चाहेंगे टू एंश्योर कि जो ये डिजर्व करता है इन सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड वॉल्यूम्स वो यहाँ देखने को मिले? देखिए,
ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट फिर भी देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम होती है तो नेचुरली मार्केट में पार्टिसिपेशन जरूर बढ़ेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि डिस्पाइट जितने भी फैक्टर्स हैं, मार्केट में एक मोमेंटम आ जाता है, एक टिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। तो ये मार्केट अभी उस स्तर पे आ रहा है कि जैसे आप देखेंगे कि अब इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देना चाहिए होपफुली कमोडिटी मार्केट्स में भारत में। क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो शुरू के 2-3 वर्ष में ऑप्शंस में ग्रोथ उतना नहीं आया, फिर बाद में काफी अच्छा ग्रोथ आया। वैसे ही कमोडिटी मार्केट्स में भी हम इतने साल से इस मार्केट में हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ग्रोथ और पार्टिसिपेशन काफी अच्छा बढ़ रहा है। वेल एब्सोल्युटली। आपके एक पार्टिसिपेंट तो हमारे साथ ऑन चैनल एज ऑफ नाउ यहाँ पर है ही। कुणाल, अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और आई डोंट नो, अगर हम एक दूसरे चीज को देखें तो हम बहुत सालों से यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स पर अब बात करते हुए नजर आए हैं। आप कैसे देखते हैं कुणाल ये नंबर्स, और आपको क्या लगता है यहाँ से अब क्या पुश चाहिए? I think it's a very welcome number. I congratulate MCX and the entire commodity ecosystem जिसके पार्टिसिपेशन से ये मुकाम आया है। और जैसे ऋषि ने कहा, I'll completely agree with him. We are at that cusp कि यहाँ से commodity market exponentially grow होने वाली है। Most of the metals, energy, ये सबका incremental demand growth आने वाले 5 साल में वर्ल्ड में आने वाला है इंडिया से। So there is not a single reason दैट यहाँ से इंडिया की कमोडिटी मार्केट रैपिड ग्रोथ नहीं करेगी। सो मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कमोडिटी मार्केट में, जैसे ऋषि ने कहा, एफपीआई, म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ्स से ये जो नए पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में, इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, हेजर्स का वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इवन दो द फ्यूचर्स साइड इज रिलेटिवली म्यूटेड, बट द ऑप्शन साइड इज ग्रोइंग क्वाइट रैपिडली। ऑर्गेनिक ग्रोथ है और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट एक नए मुकाम की ओर जा रहा है। और आने वाले 2-3 साल में हम यहाँ से भी, मेरा ऐसा मानना है कि वॉल्यूम अगर डबल हो जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बिल्कुल, और उस तरीके की ग्रोथ एमसीएक्स ने इनफैक्ट पिछले कुछ महीने में दिखाई भी है और कंसिस्टेंट रही भी है। शुक्रिया ऋषि आने के लिए शो में, कंग्रेचुलेशंस अगेन। क्विकली स्ट्रैटेजीज भी ले लेते हैं कुणाल से, क्योंकि आज कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर सुस्त हैं, कच्चे तेल में थोड़ी बहुत बाइंग है, मेटल्स मिक्स्ड हैं। कुणाल, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? टू बी वेरी क्विक, आई थिंक गोल्ड सिल्वर में थोड़ा पुल बैक देख रहा हूँ मैं। गोल्ड सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। गोल्ड 58,200 टू 50 के बीच में लेना चाहिए, 58,600 के टारगेट के लिए। सिल्वर भी अराउंड 70,000 टू 50,200 के आसपास बाई पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 71,000 के टारगेट्स के लिए। और दोनों में आपको स्टॉप लॉस 200-300 रुपए नीचे रखना चाहिए। मुझे यहाँ से थोड़ा डॉलर इंडेक्स पुल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है और गोल्ड सिल्वर बढ़ने के लिए लग रहा है। सेम वे ऑयल और नेचुरल गैस बुलिश लग रहा है। क्रूड में भी तेजी का रुझान रहेगा, नेचुरल गैस में भी रुझान तेजी का रहेगा। और जहां तक मेटल्स की बात है, आज उसमें भी थोड़ा पुल बैक लग रहा है बिकॉज ऑफ द चाइना का इंटरेस्ट रेट। सो आज थोड़ा पुल बैक हमको कमोडिटी मार्केट में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो गोल्ड सिल्वर में तेजी की सलाह है, मेटल्स में पुल बैक देख रहे हैं और कच्चे तेल नेचुरल गैस में भी तेजी की तरफ के ही ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। चलिए, शुक्रिया कुणाल आने के लिए शो में और स्ट्रैटेजीज पर भी क्विक कमेंट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार अब देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस पे। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत।